अब प्रश्न क्रमांक 7, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा क्या है? अमीबा एक क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार इस प्रकार से अनियमित होता है। अब एक कोशिकीय जीव में क्या विशेषता होती है कि इसके सभी जो विशिष्ट कार्य होते हैं वह एक कोशिका के अंदर ही संपन्न होते हैं। तो भोजन प्राप्त करना उसमें से एक प्रक्रिया है। इसमें कोई विशेष पाचन तंत्र तो होता नहीं है कि कोई आमाशय, माउथ, पीठ या हारनाल, इस प्रकार से कोई छोटी हारनाल, बड़ी हारनाल, इस प्रकार से कोई तंत्र इसमें नहीं है। एक कोशिका है। यदि इसको अपना भोजन लेना है तो क्या करेगी? इसके संपर्क में जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आता है, किसके संपर्क में? इस अमीबा की इस कोशिका झिल्ली या जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जो कि इसके चारों ओर पाई जाती है। तो इस मेम्ब्रेन के पास जैसे कोई फूड पार्टिकल आता है, यह क्या करता है? वो अपने अंदर उसको समा लेता है। तो उस प्रकार से जो फूड पार्टिकल है वो क्या होता है? इसके अंदर हो जाता है। ये फूड पार्टिकल है और धीरे धीरे यहाँ पे ये मेम्ब्रेन यहाँ पे जुड़ जाती है और फूड पार्टिकल अंदर आ जाता है। और फूड पार्टिकल आने के बाद इसमें जो लाइसोसोम पाया जाता है, यह लाइसोसोम क्या करता है? इसको पाचक एंजाइम्स के साथ इसको भोजन को पचा देता है। तो इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस, देखो ये इंग्लिश शब्द है। एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस जो कि साइटोप्लाज्म, ये क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, अब इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो यह क्रिया जो कि साइटोप्लाज्म में होती है और यह फूड पार्टिकल अंदर लेते हैं, या जो भोजन का जो कण होता है इसको इस झिल्ली के द्वारा ही अंदर की ओर ले लेते हैं तथा ये झिल्ली यहां से जुड़ जाती है और यह कोशिका के अंदर ये फूड पार्टिकल या भोजन का कण आता है और यह एंडोप्लाज्म अपना गाल्गी अपना लाइसोसोम के संपर्क में आता है और यह उसको पाचित कर देता है। तो यह क्रिया को क्या बोलते हैं हम? एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया। एंडो का मतलब होता है अंदर और साइटोसिस का मतलब होता है कि इसके अंदर का साइटोप्लाज्म, उसको साइटोप्लाज्म को उसका अपघटन कर देते हैं। एक प्रकार से पाचक एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं? उसको पाचित कर देते हैं, जिसको हम एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया कहते हैं। तो अमीबा अपना भोजन कैसे करता है? एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। अब क्वेश्चन अगला, अब प्रश्न क्रमांक 8। यह प्रश्न क्रमांक 8 में यह पूछा गया है कि परासरण क्या होता है। अब परासरण को समझने के लिए हमने पहले काफी अच्छे से कुछ उदाहरण के द्वारा हमने इसको समझा था। पहला एक एग्जाम्पल, ये उदाहरण आपको याद होगा कि हमने कुछ इस प्रकार से एक बीकर लिया और इस बीकर में क्या भरा हुआ था? पानी। ठीक है। अब यहां पे H2O है। इस H2O में हमने क्या किया था? किशमिश को डाल दिया। किशमिश अंगूर से प्रोसेस करके बनाया जाता है। अब इस किशमिश और यहां पानी के अंतर को यदि हम समझते हैं तो किशमिश की जो बाह्य झिल्ली होती है या इसको बाह्य आवरण बोलते हैं, जो कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के समान काम करती है। इस किशमिश को मैं यहां पे डाल देता हूं तो क्या होगी? किशमिश 1-2 घंटे के अंदर यह फूल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पे किशमिश के अंदर जल की सांद्रता क्या है? कम है, जबकि उसके बाह्य वातावरण में जल की सांद्रता क्या है? ज्यादा है। तो जो जल के अणु है वह इसमें अंदर की ओर गमन करेंगे, जिसके कारण किशमिश क्या हो गई? फूल गई। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं अंतः परासरण। अंतः परासरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पानी अंदर की ओर गमन कर रहा है और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। बाहर पानी की सांद्रता किशमिश के अंदर पानी की सांद्रता से अधिक है, तो यहाँ पे जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं। एक चीज क्लियर, यदि मैं यही क्रिया ये फूली हुई किशमिश को दूसरे बीकर में डालता हूं
जिसमें कि पानी भरा हुआ है और पानी के साथ में इसमें मैंने क्या किया, 2 चम्मच नमक डाल दिया। ठीक, अब इस वाले बीकर नंबर यहां पे 1 और ये बीकर नंबर क्या है अपना 2, यहां पे मैंने पानी के साथ में 2 चम्मच नमक का भी डाल दिया NaCl। अब देखिए यह फूली हुई किशमिश क्या होगा, थोड़ी देर में सिकुड़ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि यहां पे बाह्य वातावरण में, किशमिश के बाह्य वातावरण में जल की सांद्रता क्या है, कम है, और किशमिश के अंदर क्योंकि किशमिश में पानी भरा हुआ है तो इसमें किशमिश में पानी की सांद्रता अधिक है। तो यहां पे किशमिश का सारा पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया, जिसके कारण किशमिश क्या हो गए, सिकुड़ गए। इसको बोलते हम बाह्य परासरण। परासरण तो यह क्रिया जीवित तंत्रों में इस प्रकार से एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है। इसलिए इस जो विसरण होता है इसको विशिष्ट प्रकार बोलते हैं। यह परासरण जो होता है यह विशिष्ट प्रकार का एक विसरण होता है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा गति होती है। किसमें? जिसमें कि जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर गति करते हैं, उसे हम परासरण कहते हैं। तो यह अंगूर के समान हम कोशिका को भी यदि हम इस प्रकार के 2 बीकर लेते हैं और अलग अलग सांद्रता में इसको डालते हैं तो सेम कंडीशन यहां पे भी होगी। यदि इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, जीव कोशिका द्रव क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो यह कोशिका द्रव्य जो होता है इसकी सांद्रता यदि बाह्य वातावरण में सांद्रता से यदि कम है तो क्या होगा, यह पानी इस प्रकार से काम होगा, अंतःपरासरण होगा। और यदि बाह्य वातावरण की सांद्रता अंदर की सांद्रता से अधिक है तो क्या होगा, जल यह कोशिका का पानी बाहर की ओर आ जाएगा, जिससे कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो सिर्फ किशमिश के समान इस कोशिका में भी यह परिवर्तन होंगे। तो यह 2 प्रकार का होता है। यदि वातावरण में इस प्रकार से कंडीशन होती है तो अंतःपरासरण, और वातावरण में इस प्रकार से कंडीशन होती है तो बाह्य परासरण। तो परासरण जो होता है यह एक विशिष्ट प्रकार का विसरण होता है जिसमें वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा गति होती है। इसमें जल के अणुओं की जो गति हो रही है वह अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हो रही है, जिसमें क्या होते हैं, जल जो होता है उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर गति कर रही है, सेम चीज हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। यह 2 प्रकार का हो गया, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण, जो कि इसके बाह्य वातावरण पे निर्भर करता है। लेकिन दोनों में भी गति किसकी हो रही है, जल के अणुओं की। किस प्रकार से, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है।